हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्प्रिंट IQ। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, हम करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप तक लेकर के आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम जनवरी को स्टार्ट कर रहे हैं और ये जनवरी तकरीबन मैंने पहले भी कहा कि 5 दिन तक चलेगी, जिसमें हम जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आप तक पहुँचाएंगे। तो सबसे पहली न्यूज़ थी फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर न्यू अनुभवा मंटपा। अब जो चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के, उन्होंने न्यू अनुभवा मंटपा को बनवाने के लिए एक फाउंडेशन स्टोन रखा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये अनुभवा मंटपा है क्या। तो कहा जाता है कि दुनिया की जो सबसे पहली पार्लियामेंट थी उसे अनुभवा मंटपा कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में आपको इसमें जानना है, डेट इज़ बसवाना। ये बसवाना थे, ये 12वीं सेंचुरी के फिलोसफर थे, स्टेट्समैन थे, कन्नड़ थे, दैट इज़ कन्नड़ पोएट एंड सोशल रिफॉर्मर थे। ये जो रीज़न है बसवा कल्याण, यहाँ पर ये रहते थे। और जो ये अनुभवा मंटपा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग, फिलोसफर सारे लोग बैठते थे और डिस्कशन करते थे। तो इसीलिए अनुभवा मंटपा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ सेकंड इज़, बसवाना के बारे में मैंने थोड़ी सी डिटेल्स आपको दे दी, साथ में इनकी एक आइडियोलॉजी आप समझ लीजिए कि ये जो पर्सन थे, ये जेंडर एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन और सोसाइटी के रिचुअल्स, इन सारी चीज़ों को टोटली नेगलेक्ट करते थे। यहाँ तक कि शादी के भी अलग अलग रूल रेगुलेशंस इन्होंने बनाए थे, जिसमें कि लड़का और लड़की का कास्ट टोटली डिफरेंट था। नॉट दिस वाज द अनुभवा मंटपा। और ये कहाँ पर है? तो कर्नाटका में। इस तरह का वो बनने वाला है पार्लियामेंट, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ना सेकेंड इज जल्लीकट्टू इन तमिलनाडु। सबसे पहली क्वेश्चन आपको आ सकती है कि जल्लीकट्टू जो है वो कहाँ पर खेली जाती है, डेट इज़ इन तमिलनाडु। अब प्राइड एंड पॉलिटिक्स हमेशा इसमें चलते रहता है, क्योंकि कितनी बार आपने सुना होगा कि जल्लीकट्टू के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर कर दी गई ना। तो जल्लीकट्टू जो है वो फेस्टिवल कब मनाया जाता है? तो जल्लीकट्टू की फेस्टिवल मनाई जाती है इन द हार्वेस्ट टाइम्स, जो पोंगल मनाई जाती है 2nd वीक ऑफ जनवरी में। इसी समय जल्लीकट्टू की जो गेम है ये खेली जाती है। माना जाता है कि एक वायलेंट स्पोर्ट है, जिसमें कंटेस्टेंट जो है कोशिश करते हैं बुल को रोकने की, और अगर वो बुल को रोक लेते हैं तो जो उस बुल का ओनर है वो उस गेम को हार जाता है, और अगर वो बुल को नहीं रोक पाते तो ओनर जीत जाता है। अब ये तमिल कल्चर में क्यों है? आपको पता होगा कि आजकल आर्टिफिशियल ब्रीडिंग की टाइम चल रही है, बहुत सारे आर्टिफिशियल ब्रीडिंग प्रोसेस चल रहे हैं। तो जो पीजेंट कम्युनिटी है, उनका कहना है कि उन्हें अपने प्योर एंड नेटिव बुल्स को बचाने के लिए इस गेम को खेलना और इस गेम के ट्रेडिशन को चलाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब लीगल बैटल चल रही है। 2007 में पेटा ने भी इसके अगेंस्ट केस दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। क्या अभी ये बैंड है? अभी किसी को पता नहीं है, क्योंकि 2017 या 2018 से ही ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है जल्लीकट्टू का केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नेक्स्ट इज खेलो इंडिया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये, खेलो इंडिया गेम्स कब से स्टार्ट की गई? तो इसे स्टार्ट किया गया था 2018 से। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी गेम फॉर्म है, जिसमें कि अंडर 17 एंड अंडर 21 ईयर्स के जो प्लेयर्स हैं वो खेलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा इसे संचालित किया जाता है, और जो भी इस परफॉर्मर इस गेम में जीतता है उसे तकरीबन 5 लाख का स्कॉलरशिप मिलता है फॉर 8 ईयर्स। नाउ सेकेंड इज, इस साल जो एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये हुई कि इसमें 4 मार्शल आर्ट फॉर्म्स को ऐड किया गया। मार्शल आर्ट गेम्स पहले से थे, लेकिन उसके 4 न्यू फॉर्म्स को ऐड किया गया। एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो चारों न्यू फॉर्म कहाँ कहाँ के हैं। डेट इज सबसे पहले मल्लाखंब। मल्लाखंब MP की फॉर्म है। आप देख भी रहे होंगे, खम्ब से आपको लग रहा है ये खंबा, तो ये मार्शल आर्ट फॉर्म्स इस तरीके का है। सेकेंड इज गटका। गटका जो है वो पंजाब का है, इसमें वुडन स्टिक से खेला जाता है ये फॉर्म। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मल्लाखंब एंड गटका। थर्ड इज ठंगटा। नाम से ही आपको लग रहा होगा ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया का है, तो ये जो है मणिपुरी फॉर्म है। मणिपुरी में इस तरह का मार्शल आर्ट फॉर्म्स किया जाता है। एंड फोर्थ इज कलारीपट्टू। ये जो फॉर्म है ये केरला से ओरिजिनेटेड है, और कहा जाता है कि ओल्डेस्ट फाइटिंग सिस्टम जो है, जो एग्जिस्टेंस में था, वो यही है। नो, ये चारों फॉर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से किसी भी स्टेट में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। प्लीज़ डू लर्न इट। अब जनवरी का मंथ है, सुभाष चंद्र बोस होंगे ही। नाउ एक इम्पॉर्टेंट डेट हिस्ट्री की आप देख लीजिए। 38 दिसंबर 1943 पोर्ट ब्लेयर में सुभाष चंद्र बोस ने झंडा फहराया। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को अपने अधीन कर लिया था। तो अंडमान एंड निकोबार को जापान ने सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज गवर्नमेंट को वापस किया। तो अब आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के बारे में जानते हैं। जो ये आज़ाद हिंद गवर्नमेंट है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट को अनाउंस किया गया था सिंगापुर से 1943। ये एक प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, जिसे
अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद कहा जाता है। अब इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कौन कौन सी गवर्नमेंट्स कर रही थी? दैट इज़ इम्पीरियल जापान, नाजी जर्मनी, इटालियन सोशल रिपब्लिक और उनके कुछ अलाइज। एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ये चारों नाम। अब इस जो आज़ाद हिंद फौज थे इसके पार्ट कौन कौन थे? तो आपको पता है कि जो भी मलाया और बर्मा में जो हमारे प्रिजनर्स थे वार के, जिन्हें वहाँ पर रखा गया था, वो सारे प्रिजनर्स आज़ाद हिंद फौज के पार्ट बने। सेकंड इज़, इस आज़ाद हिंद फौज में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस को हेल्ड किया था, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस खुद हेड ऑफ द स्टेट थे, प्राइम मिनिस्टर थे एंड मिनिस्टर फॉर वार एंड फॉरेन अफेयर्स। ये सारी पोस्ट सुभाष चंद्र बोस ने हेल्ड की थी। सेकंड इज़ कैप्टन लक्ष्मी। कैप्टन लक्ष्मी जो है वोमेन ऑर्गेनाइजेशन की हेड थी। ऐसे भी जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सुभाष चंद्र बोस का व्यू वोमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी डिफरेंट था। थर्ड इज़ एस ए अय्यर, इन्हें पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा विंग का हेड की रखा गया था। एंड फोर्थ इज़ रासबिहारी बोस, जिन्हें सुप्रीम एडवाइज़र का पोस्ट दिया गया था। कभी भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इन सारे नेम से आ सकते हैं कि इन्हें कौन कौन सा पोस्ट दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कांग्रेस की सेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस सेशंस के प्रेसिडेंट बने हैं। दैट इज़ 1938 जो कि हरिपुर सेशंस था, और सेकंड इज़ 1939 दैट इज़ त्रिपुरी सेशन। जब सुभाष चंद्र बोस 1939 में प्रेसिडेंट का पद को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, उसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक बार देख लीजिएगा, डू लर्न इट। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जितनी फैक्ट्स आपको मिलेंगी वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी मेंस पर्सपेक्टिव से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, पराक्रम दिवस। अब सुभाष चंद्र बोस के बर्थ डेट को पराक्रम दिवस के नाम से जाना जाएगा। इस पॉइंट को मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकती है। अगला है, औरंगाबाद को संभाजी नगर के नाम से बुलाने के लिए शिवसेना के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि संभाजी नगर, औरंगाबाद को संभाजी नगर के नाम से जाना जाना चाहिए। अब ये संभाजी कौन थे? तो संभाजी जो थे वो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं उनके बेटे थे। इसे औरंगजेब ने इन्हें मार दिया था बहुत ही ब्रूटल तरीके से, और इसलिए कहा जा रहा है कि औरंगाबाद के नेम को बदल करके संभाजी नगर के नेम से जाना जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज प्रवासी भारतीय दिवस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि प्रवासी भारतीय दिवस हर साल कब मनाई जाती है। पिछले साल प्रवासी वर्ड बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम में रहा, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आए तो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। जो हमारे इंडिया के बाहर जो हमारे इंडियन कम्युनिटी के लोग रहते हैं वो हमारे देश के डेवलपमेंट में जो योगदान करते हैं, उस योगदान को जानने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कौन सी मिनिस्ट्री मनवाती है इसे? दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एंड थर्ड, कब से मनाया जा रहा है? सिंस 2003। इस साल की थीम क्या थी? तो थीम थी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। अब एक हिस्ट्री में जाते हैं। 1915 में जब महात्मा गांधी रिटर्न आए थे साउथ अफ्रीका से, तो उनके इस रिटर्निंग डेट को, क्योंकि कहा जाता है कि ग्रेटेस्ट प्रवासी का दर्जा महात्मा गांधी को दिया गया। सो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए हु इज़ रेफर्ड एज द ग्रेटेस्ट प्रवासी ऑफ इंडिया, दैट इज़ महात्मा गांधी। जब वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, उस डेट को मार्क करने के लिए इस प्रवासी भारतीय दिवस को 9 जनवरी के डेट में मनाया जाता है। नेक्स्ट इज वीर सावरकर। पर्सन इन न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। वीर सावरकर की हिस्ट्री यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट है उनके द्वारा किए गए कार्य। सबसे पहले वीर सावरकर ने मित्र मेला का फॉर्मेशन किया था। सेकंड इज़ हिंदू महासभा के वो प्रेसिडेंट रहे थे 1937 से 1943 तक। थर्ड इज़ अभिनव भारत सोसाइटी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, सोसाइटी से, समाज से। तो ये जो अभिनव भारत सोसाइटी है, इसका गठन वीर सावरकर जी ने किया। थर्ड इज़ तिलक के स्वराज पार्टी को भी इन्होंने ज्वाइन किया था। एंड एट लास्ट द फ्री इंडिया सोसाइटी को भी वीर सावरकर जी ने ही फॉर्म किया था। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वीर सावरकर जी के बारे में, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अदर सेज। ये पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कभी भी क्वेश्चन किसी भी स्टेट पीसीएस में पूछे जा सकते हैं। ये पार्ट 1 था फ्रेंड्स। पार्ट 2 शाम तक आ जाएगी। इस तरीके के पार्ट्स तकरीबन हम 5 दिन तक लाएंगे और आपकी सारी टॉपिक्स यहाँ से क्लियर हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, मास्क पहनिए। डेल्टा प्लस वेरिएंट शायद हो सकता है थर्ड कोविड वेव को ट्रिगर आउट कर सकता है।
Please do like, share, and subscribe. Team Aspirant IQ.